ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक स्क्रिबल रिवीजन करेंगे बहुत ही कम समय में। बस आपसे मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये अपन चैप्टर एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है सर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अपन जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलना। और आप एक बार वीडियो देखने के बाद में मुश्किल से 15-20 मिनट रिवाइज करोगे, आपके सारे टॉपिक्स जो जो मैं करा हुआ हो जाएंगे। ठीक है सर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बहुत ईजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनना। अच्छा, वीडियो को लाइक करा नहीं करा? वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो देखने के बाद में कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना कि सर आपको कैसा लगा, सो डैट ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पहली बात कर लेते हैं अपन एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है राजा, कि कोई भी फेक असेट लाइबिलिटी आपने बुक नहीं करे। ये बात को समझते हुए भी चलना, सो डैट एमसीक्यू भी आ जाए तो कर लो। कोई भी फेक असेट लाइबिलिटी एंटिटी ने बुक नहीं करे। अब होता क्या है, सुनो। एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जाती है। सर फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करता है? मैनेजमेंट ही किसी को हायर करता है, या तो उसके नौकरी में होता है वो पर्सन, या किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को बोलता है कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन करो और एक रिपोर्ट बना के दे दो। आप समझ रहे हो क्या? ऑडिटर उस रिपोर्ट को मंगवाता है और उस पर फिर कुछ चीज़ों को देखता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है ऑडिट का। बात समझे? हाँ सर। तो देखो ना सर, ऑडिटर क्या करेगा? सर ऑडिटर है ना, एंटिटी के प्लान को रिव्यू करेगा रिलेटिंग टू फिजिकल वेरिफिकेशन, कि ये सर फिजिकल वेरिफिकेशन ओन स्टाफ करवा रहा है या कोई थर्ड पार्टी कर रही है, और कब कब, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन की पीरियोडिसिटी क्या होती है, ऑडिटर ये चीज़ देखता है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट, ऑडिटर ये देखता है कि जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है उसका एप्रोप्रिएट सुपरविजन हो रहा है क्या। एविडेंस ऑफ एप्रोप्रिएट सुपरविजन ऑफ दोज परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी एग्जामिन्ड। अब क्या करेंगे सर, हम उसके फिजिकल वेरिफिकेशन जो उसने करा उसकी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। उसकी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों को देखते हैं सर। क्या? ऑब्टेन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट विद वर्किंग शीट एंड परफॉर्म प्रोसीजर्स लाइक। अब होता क्या है, जो सामने वाला पर्सन होता है ना, वो जिस चीज की फिजिकल वेरिफिकेशन करता है ना, उसके टिक लगा देता है या टैग लगा देता है। तो हम ये क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि जितनी भी ऑल आइटम्स आर प्रॉपर्ली टैग्ड एंड कैरी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एंड फिजिकल रिपोर्ट कैप्चर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ असेट कैप्चर, मतलब उन सबकी फोटोज फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट में है। हाँ सर। अब ये एक चीज सुनो ना सर, एफए का रजिस्टर होता है, हाँ आपके पास में वो रिपोर्ट होगी, क्रॉस चेक कर लो। रिकंसिलेशन ऑफ आइटम्स फिजिकली वेरीफाइड एंड एफए का रजिस्टर मेंटेन। अच्छा एक चीज सुनो ना, जितने भी फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एडिशन होगा सर, वो एफए के रजिस्टर में अपडेट होना चाहिए, वो क्रॉस चेक कर लो। साथ के साथ में सर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है तो उस डिस्क्रिपेंसी को कैसे डील करा है, ये आप ऑडिटर, एज अ ऑडिटर आपको ये देखना है। आपको कॉन्सेप्ट समझा क्या? हाँ सर। सर एक बार समराइज करा दो ना, मेरी बात को सुनो ना राजा। आप क्या करो सर, फिजिकल वेरिफिकेशन कोई कर रहा होगा बंदा, उसकी रिपोर्ट मंगवाओ। उसमें देखोगे सर फिजिकल वेरिफिकेशन में करते समय जो भी असेट है जिनका भी वेरिफिकेशन करा है, दे कैरी आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, एंड प्रॉपरली टैग्ड। साथ के साथ में आप क्या करो सर, एफए के रजिस्टर और फिजिकल वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट आई है उसको क्रॉस चेक कर लो। एफए के रजिस्टर में ये देख लेना कि जितने भी एडिशंस हुए दैट आर प्रॉपर्ली अपडेटेड एंड कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो वो प्रॉपर्ली डील हो गई है क्या। ऑडिटर क्या देखता है कि सर जो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है, एंटिटी फिजिकल वेरिफिकेशन किससे करा रहा है, सर खुद के पर्सन से, मतलब ओन्ड सेल्फ एम्प्लॉयड से करा रहा है या थर्ड पार्टी से करवा रहा है। हाँ सर। और साथ के साथ में ये भी देख लेना कि सर पीरियोडिसिटी क्या है। इतने पॉइंट्स ध्यान में रख लोगे, हो जाएगा आपका काम। बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट को समझ गए, मेरे हिसाब से पॉइंट्स भी लिख दोगे। डन सर। देन राजा बात करते हैं कंप्लीटनेस की। सुनो मेरी बात को सुनो सर, कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए ना, जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड। जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड। कंप्लीटनेस का मतलब होता है, लिख लो अपने नोट्स में, कम जितने जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स हैं टू बी रिकॉर्डेड। अब कॉन्सेप्ट को समझो सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पूरे साल भर में क्या हो रहा होगा सर, एडिशन हो रहा होगा सर, डिलीशन हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा, डिलीशन हो रहा होगा। तो ये एडिशन और डिलीशन शुड बी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? पूरा कंप्लीटनेस में यही कहानी चलेगी। अब क्या सर, ओपनिंग है, एडिशन है, डिलीशन है, क्लोजिंग है। ओपनिंग को तो वेरीफाई कर लो सर, पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस है। हाँ सर। क्लोजिंग बैलेंस को जनरल लेजर के बैलेंस से क्रॉस चेक कर लेना। एडिशन और डिलीशन की मुख्य बातें तुम यहाँ पे करोगे। ठीक है सर। तो बेसिकली क्या करता है ऑडिटर, ऑडिटर है ना, एक स्केड्यूल मंगवा लेता है, एंटिटी को बोलता है कि भाई साहब स्केड्यूल दो, जिसमें क्लियरली दिख जाए कि भाई ओपनिंग कितना है, एडिशन कितना है, डिलीशन कितना है, क्लोजिंग कितना है, असेट वाइज। और ऑडिटर वहां पे क्या करेगा, रिकैलकुलेशन करेगा, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेगा। बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट है। क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ सर। अब ऑडिटर मेन फोकस करता है ओपनिंग पे।
मेन फोकस करता है एडिशन पे। मेरी बात को सुनो ना, ओपनिंग बैलेंस को तो उसने प्रीवियस ईयर से चेक कर लिया सर, एडिशन पे। अब अगर एडिशन हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, तो वो एफए के रजिस्टर में अपडेट होना चाहिए। हाँ सर। एडिशन हुआ है तो सर प्रॉपर अप्रूवल चाहिए। हाँ सर। अगर एडिशन हुआ है तो ऑब्वियसली सर इंटरनल कंट्रोल ये कहता है एंटिटी का कि सर आप प्रॉपर टेंडर्स, प्रॉपर कोटेशन मंगवाओ। क्या एंटिटी ने वो मंगवाए क्या? हाँ सर। अच्छा, एडिशन हुआ है तो सर उसके इन्वॉइसेस को क्रॉस चेक कर सकते हो क्या? तो सर ये क्या बेसिक पॉइंट आप लिख दोगे? हाँ सर। एडिशन हुआ है तो इंस्टॉलेशन हुआ होगा, इंस्टॉलेशन का सर्टिफिकेट हुआ होगा, तो ये सर बेसिक पॉइंट आप ध्यान में रखते हुए चलना। हाँ सर। अब सोचो सर डिलीशन हुआ है। अच्छा, डिलीशन हुआ है तो राजा मुझे एक चीज़ बताना, डिलीशन हुआ है तो सर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना बंद हो जाना चाहिए। हाँ सर। डिलीशन हुआ है तो प्रॉपर किसी ने अथॉरिटी दी होगी कि हाँ भाई इसको डिलीट कर दो, डिस्कार्ड नोट बनता है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ सर, डिलीशन हुआ है किसी असेट को बेचते ना तो अगेन सर कोटेशन मंगवाते हैं और बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सेल करने की कोशिश करते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिलीशन। ठीक है, तो अपना बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करते हुए चलना, मेरे हिसाब से आप गुड टू गो हो। सर क्या, देखो कंप्लीटनेस है, कंप्लीटनेस मतलब सारे जेन्युइन टू बी रिकॉर्डेड, तो जेन्युइन में रिकॉर्डेड क्या, एडिशन डिलीशन, एडिशन से रिलेटेड पॉइंट लिखो, डिलीशन से रिलेटेड पॉइंट लिखो, ओपनिंग की बता दो, क्लोजिंग की बता दो, बात खत्म करो, टाटा बाय बाय। राजा ओके क्या? हाँ सर। अब नेक्स्ट आ रहा हूँ मैं राइट एंड ऑब्लिगेशन के। सर राइट एंड ऑब्लिगेशन में एंगल क्या रहेगा कि सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहे हैं ना सर, वो एंटिटी के हैं या नहीं है, तो आप उसको वेरीफाई करोगे, ऑडिटर उसको वेरीफाई करेगा। मेरी बात को सुनना बहुत ईजी है। सर एंटिटी अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज करेगी, तो सर जैसे मशीनरी परचेज करी तो उसका बिल मिलेगा। हाँ सर, सर वो बिल से वेरीफाई कर लो। ऑल पीपी परचेज इनवॉइसेस इज इन द नेम ऑफ एंटिटी दैट प्रूव्स द लीगल टाइटल ऑफ ओनरशिप। मतलब सिंपल लॉजिक इससे है कि भाई अगर एंटिटी के नाम पे बिल होगा तो वो ओनरशिप वेरीफाई हो जाएगी। हाँ सर। अच्छा, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग का सबसे बेस्ट तरीका होता है सील डीड चेक कर लो। सारे सील डीड चेक कर लो, जितनी भी लैंड एंड बिल्डिंग आपने ऐड करी है इस साल, एडिशन टू द लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, ऑडिटर क्या करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो होती है ना उसको 31/3 को सबको वेरीफाई कर लेता है ओरिजिनल टाइटल डीड से। तो 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। हाँ, अभी चौथा पॉइंट सुनो ना। ऐसा हो सकता है कि सर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज अ कोलेट्रल बैंक के पास में गिरवी रख दी हो, सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा लो। और ऐसा भी हो सकता है कि सर किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे चार्ज क्रिएट हो रखा हो, लेट्स से डेटर के अगेंस्ट में, डेटर को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का चार्ज क्रिएट कर रखा हो, सर तो रजिस्टर ऑफ चार्जेस से वेरीफाई कर लो। आपको ये पाँच पाँच पॉइंट समझ में आते क्या राजा? 5 पॉइंट समझ में आते क्या? हाँ सर। सुनना मेरी बात को। सर इनके नोट्स वैसे तो आपको पता है, अपनी गूगल ड्राइव का लिंक है जिस पे सारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। व्हाट्सअप कम्युनिटी पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और पोस्ट के सेक्शन में भी जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, हर जगह मैंने लगा रखा है, देख लेना। सुनो, राइट एंड ऑब्लिगेशन एक बार वापस रिवाइज करो ना। सर देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो भी परचेज करी है वो इनवॉइस में नाम कंपनी का आना चाहिए। हाँ सर। जितनी भी लैंड एंड बिल्डिंग एडिशन करी ऑब्वियसली सर सेल डीड बनी होगी। हाँ सर। जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है सर उसको वेरीफाई कर लो ओरिजिनल टाइटल डीड से। फिर किसी भी असेट के अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट हो रहा है सर, रजिस्टर ऑफ चार्जेस से वेरीफाई कर लो। और सर लास्ट पॉइंट बताओ ना राजा, सर अगर आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज अ कोलेटरल एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास में है, बैंक के पास में ओरिजिनल टाइटल डीड्स है, तो कंफर्मेशन मंगवा लो ना राजा, क्या दिक्कत की बात है? हाँ सर। मेरे भाई मेरी बात को सुन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने करवा दिया। इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, ब्रेक ले, 10 मिनट में इसको रिवाइज कर, और साथ के साथ में इंटेंजिबल को भी रिवाइज करना। तुझे ऐसा समझ में आएगा कि इंटेंजिबल और पीपीई तो सेम ही है, बस इंटेंजिबल में अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है। अगर ये टॉपिक मेरी तरफ से हो गया है, अब 5 मिनट चाहिए, लेके खत्म कर। डन, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये वैल्यूएशन भी देख ले यार। वैल्यूएशन, अब मुझे बता वैल्यूएशन का क्या एंगल? सर डेप्रिसिएशन। तो एंटिटी ने डेप्रिसिएशन की शीट भेजी होगी, उसको रिकैलकुलेट कर ले। हाँ सर। वैल्यूएशन में सर इम्पेयरमेंट का भी कॉन्सेप्ट आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के इम्पेयरमेंट होते हैं, तो सर वो इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट भी देख ले, वेरीफाई मैनेजमेंट हैज एन इम्पेयरमेंट असेसमेंट। और ये देख ले कि डेप्रिसिएशन मेथड जो भी एंटिटी यूज करी है that is appropriate. Basically depreciation method reflect the pattern in which asset future economic benefit are expected to consume। इस चीज को वेरीफाई कर ले कि डेप्रिसिएशन मेथड इज अप्रोप्रिएट। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? हाँ सर। ये मेरा हो गया। अब मेरी बात को सुनो, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ सर, ट्रेड रिसीवेबल का। मजा आ रहा है क्या राजा? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे राजा। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, अब ट्रेड रिसीवेबल में ये क्वेश्चन तो तुम रीड कर लेना खुद से, मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ। ट्रेड रिसीवेबल में कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीटनेस का। मेरी बात को सुनना, कंप्लीटनेस मतलब कि सर सब कुछ जो भी जेन्युइन है वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए।
हाँ, अब यहाँ पे सर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कट ऑफ प्रोसीजर। कंप्लीटनेस में मेन प्रोसीजर ही कट ऑफ प्रोसीजर होता है, जो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। राजा सुनना मेरी बात को, क्या होता है, आज 31/3 है। 31/3 से पहले, यहाँ पे बना रखा है क्या, चल इधर देख ले, सुनना मेरी बात को, ये देख, सेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है तो ही आप उसको रिकॉर्ड करते हो। आपने इनवॉइस बना दिया, फर्क नहीं पड़ता सर, इनवॉइस से फर्क नहीं पड़ता, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है तो ही वो सेल रिकॉर्ड होती है, मतलब गुड्स डिस्पैच हो गए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेते हुए चलना कट ऑफ प्रोसीजर के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना मेरी बात को, 30/3 को इनवॉइस बन गया था, 2/4 को गुड्स डिस्पैच हुए थे। सर कौन से ईयर में रिकॉर्ड करोगे, सर कौन से ईयर में रिकॉर्ड करेंगे, सर हम 2/4 को रिकॉर्ड करेंगे। अब मतलब अगले साल रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज सर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर अगले साल हुआ है। एग्जाम में इसको पूछ ले, कट ऑफ प्रोसीजर या कंप्लीटनेस मार्क करके आना, समझे क्या। हाँ सर, अब कट ऑफ प्रोसीजर के सर 3 नियम होते हैं, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है, सुनो। सर यहाँ पे खड़े हो जाओ, 31/3 है ये, 31/3 से पहले कोई इन्वॉइस बन गए, ऑडिटर क्या करेगा सर, लास्ट 5 दिन के इन्वॉइस को पकड़ेगा, बोलेगा यार अगर ये इन्वॉइस बन गए और ये इन्होंने रिकॉर्ड भी कर लिए, डेटर में रिकॉर्ड भी कर ली, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड शुड बी ट्रांसफर, मतलब गुड्स शुड बी डिस्पैच। सर क्या बोल रहे हो, मेरी बात सुन, 31/3 के पहले ऑडिटर क्या करेगा, लास्ट 5 दिन के देखेगा कि किस किस कौन कौन से इन्वॉइसेस एंटिटी ने बनाए थे और उसको ट्रेड रिसीवेबल में रिकॉर्ड कर लिया है। तो ऑडिटर ये क्यों देखने की कोशिश कर रहा है कि सर इन सब के रिस्क एंड रिवॉर्ड शुड बी ट्रांसफर। हाँ सर, तो ऑडिटर ये वेरीफाई कर लेगा कि भाई गुड्स डिस्पैच हो गए क्या। अच्छा सर, सेकंड केस, सर जितने भी गुड्स, अब थोड़ा सा उल्टा, सर जितने भी गुड्स 31/3 से पहले डिस्पैच हो गए, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन डेटर, बिकॉज रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, इनवॉइस बने नहीं बने, इनवॉइस बाद में बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर तीसरा केस क्या, अब आ जाओ 31/3 के बाद वाला केस। 31/3 के बाद वाला केस ये है कि सर 31/3 के बाद अगर कोई गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन डेटर। नहीं सर, दैट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन डेटर, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो ये कट ऑफ प्रोसीजर के 3 नियम है, 3 नियम आपको बताते हुए चल रहे हैं कंप्लीटनेस में। बाकी बाकी राजा अपने हिसाब से बाकी के पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, एक बिल एंड होल्ड सेल का कॉन्सेप्ट होता है। बिल एंड होल्ड सेल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको फिर भी बिल एंड होल्ड सेल में आपको सेल बुक करनी होती है, ठीक है। अभी मैं बाकी सारी चीज़ें तो इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, पर हम मेन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कंप्लीटनेस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब सुनो ना, अब डेटर से रिलेटेड एग्जिस्टेंस की बात कर लेते हैं। एग्जिस्टेंस में सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल कि कोई भी फेक डेटर शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। ओके सर, अब एग्जिस्टेंस के लिए आप क्या करो, एक तो एजिंग रिपोर्ट मंगवा लो, एजिंग रिपोर्ट मंगवाओगे, वेरीफाई कर लो लेजर से, और साथ के साथ में सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन बेस्ट प्रोसीजर है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे 505 का जितना ज्ञान है तुम्हें लिख देना कि सर मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे, इंक्वायरी करोगे, इवेलुएट करोगे, परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, याद है क्या आपको ये सारी बातें। हाँ सर, ठीक है, तो ये सब कहानी भी तुम लिख देना। अभी एक चीज़ सुनो ना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट कब भेजते हो सर, एक तो एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट, दैट इज 31/3, या सर बिल्कुल बैलेंस शीट डेट की क्लोजिंग डेट पे, मतलब बिल्कुल पास वाली डेट पे। पर एक चीज का बताऊं सर, ये बैलेंस शीट डेट जैसे 31/3 है, आपने सोचा कि सर 25/3 को अपन एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाते हैं, तो ये डेट है ना डिसाइड किसके कंसल्टेशन में होती है सर, मैनेजमेंट के कंसल्टेशन में ये डेट डिसाइड होती है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, आप चाहे एग्जिस्टेंस के लिए डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर लगा रहे हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपको ये बात समझ में आती है क्या। हाँ राजा, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है बेटा। ये पॉइंट पढ़ के चल जाना कि इफ़ नो रिप्लाई इज रिसीव, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करना है, अग्री बैलेंस टू द कैश रिसीव, या सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स जो भी पैसा आएगा उन पे इन्वॉइस बाय इन्वॉइस मिलाते हुए चलो। हाँ सर, डन। एग्जिस्टेंस बता दिया, कंप्लीटनेस बता दिया। कंप्लीटनेस में राजा कट ऑफ प्रोसीजर 3 इंपॉर्टेंट थे, समझ के चलना, ठीक है। आई होप आपका क्विकली चीज़ों को रिकॉल आप कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब सुनो ना मेरी बात को, ट्रेड रिसीवल अच्छे से कर लेना, पीपी अच्छे से कर लेना, इंटेंजिबल अच्छे से कर लेना। मैंने आपको बढ़िया सा एक ओवरव्यू दे दिया, मेरे हिसाब से आप बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ मेरे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इन्वेंट्री, सुनो मेरी बात को, इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आपको याद है सर, इन्वेंट्री से रिलेटेड अगर एग्जिस्टेंस और कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए तो वैसे भी ऐसे 501 की गाइडलाइन थी,
और उसमें राजा ध्यान रखना सर, इन्वेंट्री मटेरियल होती है तो ही ऐसे 501 के बेसिस पे आपको अटेंडेंस देनी होती है एट फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट। हाँ सर, अब सुनो ना भाई, इन्वेंट्री में क्या कॉन्सेप्ट है। इन्वेंट्री से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें मैं आपको है ना सबसे पहले लेके चल रहा हूँ इन्वेंट्री के वैल्यूएशन वाले पार्ट पे। अब वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है तो सर हमको रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स और स्क्रैप, किसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। सर किसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप हो जाए, हम बेसिक कॉमन सेंस अपनी लगाना नहीं छोड़ेंगे। सर हमको पता है सर, एज पर AS2 इट शुड बी वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी। कॉन्सेप्ट याद है आपको, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी। हाँ सर। अब सिंपल बेसिक चीज है कि सर एक तो एनआरवी के एंगल देखोगे, एक कॉस्ट का एंगल देखोगे, तो चाहे रॉ मटेरियल हो, डब्ल्यूआईपी हो, फिनिश गुड्स हो, ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जानी चाहिए। हाँ सर, कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाना चाहिए, ऑडिटर ये असर्टेन बिल्कुल करेगा। ऑडिटर ये असर्टेन करेगा कि सर क्लोजिंग वैल्यूएशन एज पर AS2 लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। हाँ सर, ये बातें आपको समझ में आती है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलना, आप अपने आप पॉइंट्स बना दोगे। अब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, पहले अपन बात करते हैं सर रॉ मटेरियल की। चेक व्हाट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड। ठीक है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड, इनडायरेक्ट ओवरहेड शुड नॉट बी इंक्लूडेड, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, AS2 के हिसाब से भाई लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे वैल्यू करा है क्या। ठीक है सर, साथ के साथ में व्हाट यू कैन डू कि सर जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है ना, उसको आप कंपेयर कर लो परचेज से, रीसेंट परचेजेस से, ताकि पता पड़ जाए कि सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट और आज की जो कॉस्ट है सर, वो मतलब कौन सी क्या लोअर है वो पता पड़ जाए आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता भी है ये। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है सर। डब्ल्यूआईपी में भी सेम चीज़ लेके चलना कि सर कौन कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करा है, और ध्यान में रखना सर अब नॉर्मल वेस्टेज को एक्सक्लूड करते हुए चलना है। क्या ये बात आपको समझ में आती है। बिल्कुल अपनी प्रोसेस कॉस्टिंग का ज्ञान लगा देना है यहाँ पे। सर फिनिश गुड्स में भी अगेन सेम कॉन्सेप्ट है कि सर AS2 के हिसाब से लोअर और कॉस्ट और एनआरवी वैल्यू होना चाहिए, और इंक्वायर एज टू व्हाट कॉस्ट आर इंक्लूडेड। अब सर एक चीज़ का ध्यान में रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनिश गुड्स में ही इंस्टीट्यूट ने नीचे ही उसके टॉपिक दे रखा है, तो मैं कह रहा हूँ फिनिश गुड्स में ही एक्सप्लेन कर देना, या इसका अलग से क्वेश्चन आ जाए तो देख लेना। ऑडिटर को सर ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री या डैमेज इन्वेंट्री है ना, इससे रिलेटेड भी सर वैल्यूएशन के प्रोसीजर लगाने होते हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात को सुनो ना राजा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से 4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। सर ऑब्सोल्यूट और डैमेज इन्वेंट्री, मेरी बात को सुन। ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा, आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो प्लीज़ स्पीड को थोड़ा सा कर लेना ना यार, आई नीड टू बी क्विक, मतलब मैं क्विकली करा दूँ आपको, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। सुनना मेरी बात को। ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री होती है ना, खराब इन्वेंट्री, फर्जी इन्वेंट्री, मतलब टूटी फूटी इन्वेंट्री। अरे ठीक है सर, पर्यायवाची सुना रहे हो आप तो, मेरी बात को सुनना। ऑडिटर क्या करेगा, इन्वेंट्री की एजिंग स्प्लिट मंगवा लेगा। सर इन्वेंट्री की भी एजिंग होती है, हमने तो डेटा की सुनी थी, मैंने कहा इन्वेंट्री की भी होती है। और यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है कि कौन सी इन्वेंट्री कितनी पुरानी है। जितनी ज़्यादा पुरानी इन्वेंट्री होगी वो सिग्नल क्या करेगी कि यार ये स्क्रैप वाली इन्वेंट्री है क्या। ठीक है सर, अब आप क्या करो, एजिंग इन्वेंट्री मंगवा लो, और आपने जब वो फिजिकल इन्वेंट्री में अपनी अटेंडेंस दी होगी ना, वहाँ पे आपको दिखी होगी सर ये इन्वेंट्री खराब है, उसको क्रॉस चेक कर लो। ठीक है सर, साथ के साथ में व्हाट यू विल बी डूइंग, सर आप क्या करो, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सिमिलर लाइन पे है, एक होता है कॉस्ट के एंगल से, एक होता है सेल्स के एंगल से। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकता, इतना टेक्निकलिटी में नहीं जा सकता। तो आप क्या करो सर, आप रिकॉर्डेड कॉस्ट है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर। हाँ सर, तो आप क्या करो सर, रिकॉर्डेड कॉस्ट जो है ना उसको सर कंपेयर कर लो विद द आज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और सर एक और चीज करना, आप है ना रिकॉर्डेड कॉस्ट को कंपेयर कर लेना वेंडर की प्राइस लिस्ट से, टू वेरीफाई कि क्या रिकॉर्डेड कॉस्ट इज लेस देन करंट मार्केट प्राइस। आपको बात समझ में आती है क्या। हाँ सर, बेसिकली ओवर स्टेटमेंट नहीं हो जाए इन्वेंट्री के लिए, इसलिए ये करा जाता है। AS2 की गाइडलाइन वेरीफाई करो कि लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, इस पे वैल्यू होना चाहिए। हाँ सर, अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। सर अगर राजा आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में ध्यान रखना कि सर टर्नओवर इज वेरी लो है ना, तो ये इंडिकेट करता है सर क्या, ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री का इंडिकेशन क्लियरली ये होता है अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज वेरी लो। क्या ये बात आपको समझ में आती है। हाँ सर तो वैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लिख के आएंगे, मैंने कहा देखो AS2 की गाइडलाइन, लोअर ऑफ कॉस्ट है एनआरवी, फिर आप ये पॉइंट चिपका देना कि सर कौन कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई है। अब नॉर्मल की बातें लिख देना कि अब नॉर्मल वेस्टेज शुड नॉट बी इंक्लूडेड, है ना। सर डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, इनडायरेक्ट ओवरहेड ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। अपना कॉस्टिंग का ज्ञान देना ना ये राजा। फिर इस पे ये स्क्रैप का ध्यान रखना सर, एजिंग इन्वेंट्री एजिंग मंगवाओगे, आपने जो फिजिकल वेरिफिकेशन करी थी वहाँ के रिकॉर्ड और इसके रिकॉर्ड को चेक कर लो।
साथ में सर रिकॉर्डेड कॉस्ट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कंपेयर कर लो। हाँ सर। रिकॉर्डेड कॉस्ट को सर वेंडर की प्राइस लिस्ट से कंपेयर कर लो। हाँ सर। साथ के साथ में सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेना, अगर ये लो है तो इट सिग्नल्स कि सर दाल में कुछ काला है क्या, दाल पूरी काली है। हाँ सर। डन डन डन। आई थिंक वी आर वेरी गुड टू गो। अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स बहुत क्विकली कवर अप कर लिए हैं राजा। हाँ सर। अभी सुनो ना, सुनो 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 सुनो। देखो मैं सब कुछ तो नहीं करा पाऊंगा। वैल्यूएशन। हाँ। अभी यहाँ पे एक और चीज़ देखो है ना, इन्वेंट्री से रिलेटेड एग्जिस्टेंस की बातें। अब एग्जिस्टेंस से रिलेटेड बातें हैं तो आपको ऐसे 501 की गाइडलाइन पूरी पता होनी चाहिए, ऐसे 501 के पॉइंट सारे चेप क्या हो ना। हाँ सर। क्या अटेंड करना, वहाँ पे इवैल्यूएट करना, मैनेजमेंट की तेरे इंस्ट्रक्शन क्या है भाई, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन को इवैल्यूएट करना, फिर ऑब्जर्व करना दूर से, अरे यार मैनेजमेंट जो इंस्ट्रक्शंस दे रखी थे उसके हिसाब से काम कर रहे के एम्प्लॉइज। देन परफॉर्म टेस्ट काउंट। हाँ सर। इंस्पेक्ट इन्वेंट्री। सर ये पॉइंट्स आपको याद है क्या? हाँ सर। अब सुनो ना राजा, जो टेस्ट काउंट परफॉर्म करते हैं ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है। हाँ, और एक और चीज का ध्यान रखना, आपको ध्यान है सर कंसाइनिक और कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिंपल। अगर आपके गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पास में पड़े हुए तो भी सर वो आप ही के गुड्स है, वो इंक्लूड होते हैं। और सर किसी थर्ड पार्टी के गुड्स आपके पास में पड़े तो वो इट शुड बी प्रॉपरली सेग्रीगेटेड। हाँ सर। अब आप एक चीज क्वेश्चन कर लो कि सर इन्वेंट्री का टेस्ट काउंट करते समय सर ऑडिटर क्या क्या करेगा। सिंपल, जो नॉर्मल आप पढ़ के आए हो वो ही लिखा हुआ है। इसके 5-6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या आप एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करोगे कि सर क्या वो प्लान को अडेयर कर रहे हैं क्या, मतलब उनको मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। हाँ सर। सर वो प्लान को अडेयर कर रहे हैं क्या, आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व कर लो। ठीक है सर। सेकंड, जो इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई है उस पर प्रॉपरली टैग लगा हुआ हो जाना चाहिए, और प्रॉपरली टैग के साथ में अमाउंट भी क्लियरली शो होना चाहिए सर, इसको वेरीफाई कर लो। देन थर्ड इज परफॉर्म कट ऑफ टेस्टिंग। कट ऑफ टेस्टिंग क्या, आप ये देख लो कि सर जो भी लास्ट 5 से 10 की रिसीविंग रिपोर्ट है ना, उसको क्रॉस चेक कर लो, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक कर लो। हाँ सर। साथ के साथ में थर्ड पार्टी के स्टॉक या डैमेज स्टॉक शुड नॉट बी इंक्लूडेड। हाँ सर। फिर डिफरेंस, इन्वेस्टिगेट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल स्टॉक टेक और बुक्स में जो स्टॉक पड़े हुए। हाँ सर। तो मैं क्या बोलता हूँ सर, सर ये 6 पॉइंट है, टेस्ट काउंट का क्वेश्चन कभी आज तक आया नहीं है। यू नेवर नो, शायद आपके पेपर में इंस्टीट्यूट ने वो छाप दिया है। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आपको करके बिल्कुल जाना है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, ये बातें हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कवर्ड इन्वेंट्री राजा, वी हैव कवर्ड पीपी। इंटेंजिबल बेटा तुम खुद से कर लोगे। डेटर की बातें मैंने तुम्हें कट ऑफ प्रोसीजर का पॉइंट बता दिया। ठीक है, अब राजा एक चीज सुनना, एक चीज सुनना। सर पूरा ही करवा दो ना, मैंने कहा पूरा अगर पॉसिबल होता तो बिल्कुल करा देता, बिल्कुल। पर मेरे को पता है ना कि कुछ तो कराऊं मैं तुम्हें। राज एक फर्जी सा टॉपिक है रिडक्शन ऑफ कैपिटल का। रिडक्शन ऑफ कैपिटल से सेक्शन नंबर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, सेक्शन नंबर 66। रिडक्शन ऑफ कैपिटल से रिलेटेड ऑडिटर कुछ प्रोसीजर्स लगाता है। अभी मैं पूरा तुम्हें लॉ की टेक्निकलिटी नहीं समझाना, मेरे को कराना है तुम्हें एग्जाम में पास। एग्जाम में आ जाए पहले तो एओए एमओए, एओए एमओए। सर एओए प्रॉपर तरीके से रिडक्शन ऑफ कैपिटल को ऑथराइज करता है। सर एमओए सही से ऑल्टर्ड है। ठीक है सर, 2 पॉइंट लिख दोगे क्या? हाँ सर। अब आपको एक चीज़ बता दूं सर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, तो देख लो, वेरीफाई कर लो कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास है क्या। ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं सर कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट होता है। ऑडिटर क्या करेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है क्या, और अकाउंटिंग एंट्रीज को प्रॉपर्ली वाउच कर लेगा। ठीक है सर। अब रिडक्शन हुई है, कैपिटल रिड्यूस हुई है, तो सर रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट को से क्रॉस चेक कर लो कि भाई रिडक्शन ऑफ कैपिटल हो गई है क्या। और सर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होता है कि कंपनी के नाम के पीछे रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। वेरीफाई ऑल कंडीशन कंप्लाइड एज इम्पोज्ड बाय ट्रिब्यूनल, एग्जामिन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कंफर्मिंग रिडक्शन। ठीक है। चेक रजिस्टर सर्टिफिकेट एज रिगार्ड टू द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब मैंने 7-8 पॉइंट आपको बता दिए, मेरे हिसाब से 5 पॉइंट तो आपको बिल्कुल ध्यान में रह जाएगा सर। एओए एमओए, अकाउंटिंग एंट्रीज रिवैल्यूएशन, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को एग्जामिन कर लो कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई हुई है क्या। और सर रजिस्टर सर्टिफिकेट को चेक कर लो एज टू वेरीफाई द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। आई थिंक यू आर गुड टू गो, 5-6 पॉइंट लिख लोगे। क्या ये बात आपको क्लियर है सर? क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ राजा बिल्कुल क्लियर है। डन 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 डन। अब आ जाओ मेरे साथ में, कुछ डिस्क्लोजर्स तुम्हें जल्दी से मैं करवा देता हूँ।
जो भी तुम्हारे पास में बुक है उससे देख लेना। हम्म सबसे पहले मैं तुम्हें डिस्क्लोजर करा रहा हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। मेरी बात को सुनना। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि सर कैसे डिस्क्लोज होता है, कैसे क्लासिफाइड होता है। बैलेंस विद बैंक, चेक्स ड्राफ्ट ऑन हैंड, कैश इन हैंड एंड अदर्स। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को सुनना। सर अगर सपोज करो कोई एफडी मेच्योरिटी है ग्रेटर देन 12 मंथ्स, ग्रेटर देन 12 मंथ्स, तो सर उसको सेपरेटली डिस्क्लोज होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है। सर एफडी मेच्योरिटी है 3 मंथ से लेके लेस देन 12 मंथ्स, तो सर अगेन वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता। इस चीज को ध्यान में रखना। पर सर एफडी मेच्योरिटी है लेस देन 3 मंथ्स, तो सर वो अदर्स में आ जाता है। ये छोटी सी टेक्निकल बात है, मेरे हिसाब से एमसीक्यू पुटअप हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे दिमाग में लगाना सर क्यों क्यों वो अकाउंट्स के आप टीचर से पूछना ना राजा। ठीक है, एफडी की मेच्योरिटी सर ग्रेटर देन 12 मंथ्स है, ग्रेटर देन 12 मंथ्स है तो वो सेपरेटली डिस्क्लोज होगी। सर 3 मंथ्स से ग्रेटर और 12 मंथ से लेस है तो भी अगेन सर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आती है। पर सर अगर लेस देन 3 मंथ्स है तो सर ये अदर्स में शो हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा सर एक और छोटी सी चीज़, सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये 4 चीज़ें अलग से शो होती है। मतलब हाउ कैन इंस्टीट्यूट टारगेट दिस क्वेश्चन कि सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चीज़ें डिस्क्लोज होती है और सर कौन सी चीज़ें अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज होती है। इंस्टीट्यूट ऐसे आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ठीक है सर, तो एक तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ मेच्योरिटी शेल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। अब एक है तुम्हारा ईयर। कान पकड़ो राजा। ईयर मार्क्ड बैलेंसेस विद द बैंक शेल बी सेपरेटली स्टेटेड। मतलब फॉर एग्जांपल जो तुम्हारे डिविडेंड का अनपेड डिविडेंड का अमाउंट होता है ना, वो किसी अलग अकाउंट में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सेपरेटली डिस्क्लोज होता है। फिर साथ के साथ में सर फॉर एग्जांपल बैंक ने है ना आपने लेट्स से बैंक ने आपके अगेंस्ट में बीजी दी थी, बैंक गारंटी। तो सर आप उसके अगेंस्ट में क्या एक मार्जिन जमा कराते हो, एफडी जमा कराते हो, तो सर दैट इज अगेन सेपरेटली डिस्क्लोज। साथ के साथ में सर कोई फॉरेन करेंसी पे कोई रीपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, दैट इज अगेन सेपरेटली डिस्क्लोज। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, डन बेटा। ये राजा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से करके जाना। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम्हें। CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का एजिंग स्केड्यूल कैसे कंपनी बनाती है, इस चीज को देखो ना। पहले तो लेस देन 1 ईयर, 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स। और यहाँ पे कैसे देती है कि कितना अमाउंट लगा है। अमाउंट इन CWIP फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर्स एंड मोर देन 3 ईयर्स। अब सर इसमें दो चीज़ें आती है, कौन से प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है और सर कौन से प्रोजेक्ट को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है। ये चीज़ें डिस्क्लोज कंपनी को करनी पड़ती है। सर कौन से प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है और कौन से प्रोजेक्ट टेम्पररी सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, लेस देन 1 ईयर, 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है सर। हाँ, अभी सुनो ना। सर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सर जिसका कंप्लीशन ओवर ड्यू हो गया है, मतलब जितना टाइम सोचा था उससे टाइम ज़्यादा निकल गया है, या सर जिसकी कॉस्ट एक्सीड हो गई है ओरिजिनल प्लान के, तो कंपनी कैसे डिस्क्लोज करती है, सुनना ना। CWIP टू बी कंप्लीटेड इन, मतलब ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कितना अमाउंट लगेगा। लेस देन 1 ईयर, 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स। आपको बात समझी क्या सर? सर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था टाइमली, है ना, विद ड्यू टू एनी रीजन कि भाई लेट से कोई कॉस्ट का कोई चक्कर हो गया है, या 3 साल का सोचा था 4 साल हो गए, है ना, तो भाई कब तक कंप्लीट हो जाएगा वो प्रोजेक्ट, शेयर होल्डर को बताओ। लेस देन 1 ईयर, 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, और कितना पैसा उसमें लगेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ। डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट वेयर एक्टिविटी हैज बीन सस्पेंडेड शैल बी गिवन सेपरेटली। क्लैरिटी है क्या CWIP का? हाँ। अभी राजा 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 एक पॉइंट ये तुम कारों में वैसे भी पढ़ के आए हो, इसको रीड करते हुए चलना। अभी सुनो ना, CWIP का अब पढ़ा अपन ने। अब सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क इन योर इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। क्या तुम ये सेम वापस लिख दोगे क्या? सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, एग्जाम में आ जाए करके आना। डन सर। एक ये पढ़ लेना, ट्रेड पेबल का एजिंग स्केड्यूल। ट्रेड पेबल का एजिंग स्केड्यूल पढ़ते हुए चलना कि सर लेस देन 1 ईयर, 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स। अभी एक चीज़ बताऊँ आपको, सर ट्रेड रिसीवेबल में थोड़ा सा मसाला है।
ट्रेड रिसीवेबल में एजिंग स्केड्यूल में थोड़ा सा मसाला है, ठीक है सर। यहाँ पे आप इस ट्रेड पेबल को पढ़ते हुए चलना, एमएसएमई अदर्स, डिस्प्यूटेड ड्यूज, एमएसएमई डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स, ठीक है। आपको क्वेश्चन शायद एमसीक्यू में मिल सकता है इसका, कि ऐसा ही कुछ मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि एंटिटी ने इसका सही से डिस्क्लोजर करा है नहीं करा है, पूछ सकते हैं। मेरे को एक क्वेश्चन कराना है तुम्हें। ट्रेड रिसीवेबल का है, जस्ट अ सेकंड। ट्रेड रिसीवेबल का गया, चलो। ट्रेड रिसील मेरे को दिखानी, मैं एक बार देखता हूँ। एक ये चीज़ का ध्यान रखना सर, क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड डिस्क्लोजर क्या करना होता है कि किसी कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में ट्रेड करा, इन्वेस्ट करा है, तो सर इसमें भी डिस्क्लोजर करना होता है। सर क्या, कितना कमाया, सरकार को बताओ कितना कमाया है या कितना गवाया। अधिकतर तो तुमने गवाया ही होगा, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस बता दो। साथ के साथ में क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हो, कोई लोन वोन लिया है कि इस चक्कर में, बताओ हमें। अमाउंट डिपॉजिट और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि तुम्हारा घर जाएगा, क्योंकि राजा तुम्हारा इसमें घर चला जाएगा, इसलिए तुमने क्या कोई अमाउंट या कोई एडवांसेस या डिपॉजिट लिए गया। साथ के साथ में सर 31/3 को कितनी करेंसी होल्ड करते हो एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट। क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ सर। सीएसआर बेटा मैं करवा नहीं रहा, मैंने लास्ट टाइम में बोल दिया था ये आएगा, आ गया था, अभी मैं छोड़ रहा हूँ इसको। फिर बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी राजा ये करके जाना कि सर कोई भी कंपनी पे कोई बेनामी एक्ट के अगेंस्ट में कुछ चल रहा है तो कंपनी को क्या डिस्क्लोज करना होता है सर। क्या, डिटेल्स ऑफ सच प्रॉपर्टी इंक्लूडेड ईयर ऑफ एक्विजिशन, प्रॉपर्टी की डिटेल दो, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, हाँ सर, नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग, स्टेटस ऑफ सेम एंड कंपनी व्यू की भाई कैसी प्रोसीडिंग चल रही है, कंपनी का क्या व्यू है, स्टेटस क्या है उस पर। अगर प्रॉपर्टी बुक्स में है तो बैलेंस शीट का रेफरेंस दे दो, अगर प्रॉपर्टी बुक्स में नहीं है तो बताओ भाई क्यों नहीं है। ठीक है क्या सर, पाँच पाँच छः पॉइंट याद रख लोगे सर। क्या क्या मैंने कहा सर, प्रॉपर्टी की डिटेल, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, अगर प्रॉपर्टी बुक्स में है तो उसका रेफरेंस, तो प्रॉपर्टी बुक्स में नहीं है तो बताओ क्यों नहीं है। हाँ सर ठीक है। फिर क्या स्टेटस है, क्या नेचर ऑफ कॉन्ट्रोवेंशन है, क्या स्टेटस है कंपनी का, क्या व्यू है, ये सारी चीज़ें बताते हुए चलना। हाँ सर। फिर रिलेशनशिप विथ स्ट्रक ऑफ कंपनीज, सर कोई अगर आपकी कंपनी, अगर कंपनी का कोई कंपनी हैज़ एनी ट्रांजेक्शन विद द कंपनी स्ट्रक ऑफ अंडर सेक्शन 248, तो कंपनी को सर ये डिस्क्लोजर करना होता है। सर क्या, कि आपके पास में जो वो कंपनी स्ट्रक ऑफ हुई है ना, उनके साथ में आपकी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसा है, आपने क्या इन्वेस्टमेंट करा है, क्या उधार दिया या लिया है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होती है। और उसका सर क्या बैलेंस आउटस्टैंडिंग क्या है। तो नेम ऑफ द स्ट्रक ऑफ द कंपनी, राजू, श्याम, बाबूराव, उनमें सर कैसे कैसे आपने ट्रांजेक्शन करे, इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल, पेएबल, शेयर्स हेल्ड, अदर्स, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनी, कि भाई आपकी क्या लगती है कोई रिलेटेड पार्टी है या नहीं, वो सारी चीज़ें बताते हुए चलना। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर डन। ट्रेड रिसीवल का किधर है, रुको मेरे को देखने दो, मिल ही नहीं रहा है। ये रहा। ट्रेड रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। ट्रेड रिसीवेबल में ही सर आपका एजिंग स्केड्यूल से लेस देन 6 मंथ से स्टार्ट हो जाता है, 6 मंथ से 1 ईयर, फिर 1 से 2, 2 से 3, मोर देन 3 ईयर, ये बात ध्यान रखोगे। हाँ सर। अब ट्रेड रिसीवेबल में कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। सर आप ड्यू डेट से ये एजिंग स्केड्यूल देखते हो, मतलब फॉर एग्जांपल सपोज करो सेल करी थी और उस डेटर को 1 महीने का टाइम दिया था। अब 1 महीने का टाइम देने के बाद में ही वो पैसा आपका ड्यू हो रहा है ना। तो नॉर्मली आप है ना ये ट्रेडिंग स्केड्यूल, ट्रेड रिसीवल का एजिंग स्केड्यूल है ना, कब से देखते हो, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। सर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं है, फिर तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर तो आपका डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा। हाँ सर, ये 4 पॉइंट ध्यान में रखना। अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड में ट्रेड रिसीवल कंसीडर्ड गुड, ट्रेड रिसीवल कंसीडर्ड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड में भी सेम चीज़ें आ जाती है। ये छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है क्या, ठीक है क्या राजा? हाँ सर। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने बहुत ही कम टाइम में आपको क्विकली चीज़ें कराई है। अगर आप खुद से इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लोगे मेरे हिसाब से यू विल बी गुड टू गो। सब कुछ तो ऑब्वियसली सर 1.5 डेज में स्क्रिबल रिवीजन नहीं करा सकता, मैंने मैराथन कवर कराई थी आपकी 55 नंबर की। आई थिंक मैंने ये भी आपको बहुत अच्छे से क्विकली चीज़ें कवर करा दी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके। ठीक है, आई होप आपको ये बेनिफिट करेगा। वीडियो पसंद आया जल्दी से लाइक कर दो एंड कमेंट सेक्शन में बताना सर कैसा लगा आपको।
मैराथन वैराथन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बहुत सारे कंटेंट आपको दिए थे। प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन करके मेरे को बताओ कैसा लगा आपको। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।